नमस्कार, विराट आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज के नेक्स्ट सेगमेंट को देखेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी वर्षा के प्रकार। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि वर्षा का प्रोसेस क्या होता है, वर्षा के फैक्टर क्या हैं, किन किन से मिलकर वर्षा होती है। इन सब चीज़ों को हम इससे पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे का काम करेंगे जो कि वर्षा के प्रकारों से संबंधित है। आज हम देखेंगे कि जितनी भी पूरे विश्व में जो वर्षा होती है उसके कितने प्रकार हैं, बेसिकली कितने टाइप्स की रेनफॉल होती है, क्या सभी जगह एक ही प्रकार की वर्षा होती है या वर्षा के होने वाले प्रकारों में कुछ विभेद है। आज हम उसको समझेंगे। तो अगर हम देखें तो वर्षा के बेसिकली 3 प्रकार हैं। वर्षा के पहले प्रकार को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल के रूप में जानते हैं। वर्षा का पहला प्रकार है संवहनीय वर्षा, जिसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। वर्षा का दूसरा प्रकार है ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा। वहीं पे वर्षा के तीसरे प्रकार को हम फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल यानी वाताग्री और चक्रवातीय वर्षा के रूप में जानते हैं। वर्षा के ये 3 प्रकार हैं, यानी जहां कहीं भी वर्षा होगी इन्हीं 3 प्रकारों से संबंधित होगी। या तो वो कन्वेक्शनल हो सकती है, या तो वो पर्वतीय हो सकती है यानी ओरोग्राफिक हो सकती है, या फिर वो वाताग्री यानी साइक्लोनिक रेनफॉल हो सकती है। तो चलिए अब एक एक करके इन सेगमेंट्स को समझना शुरू करते हैं, इन प्रकारों को समझना शुरू कर सकते हैं। चलिए, संवहनीय वर्षा, हम बात कर रहे हैं संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल। संवहनीय वर्षा का सीधा संबंध अधिक तापमान से है, मैक्सिमम टेम्परेचर से है। संवहनीय वर्षा का सीधा मतलब अधिक तापमान से है, यानी जहां कहीं भी अधिक तापमान होगा वहां पर संवहनीय वर्षा के होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, यानी वहां पर जो वर्षा होगी उसकी बहुत हद तक उम्मीद है कि वो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो। तो तापमान से किस प्रकार संवहनीय वर्षा का संबंध है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, संवहनीय वर्षा का संबंध हमने बताया मैक्सिमम टेम्परेचर से है, टेम्परेचर के ज्यादा होने से है। अगर तापमान ज्यादा होगा किसी जगह पर तो हमें पता है कि वहां की जो वायु है वो वार्म हो जाएगी, वार्म होने के चलते वो लाइट हो जाएगी और उस लाइट वार्म एयर का कन्वेक्शनल करंट के रूप में आरोहण होगा, अपराइजिंग होगी। वायु गर्म हुई, गर्म होने के चलते हल्की हुई और उस हल्की वायु का कन्वेक्शनल करंट की फॉर्म में संवहन तरंग के रूप में आरोहण होगा। और जब वायु ऊपर जाएगी तो इससे पीछे की वीडियो को अगर मैं कंसाइज करके यहाँ पे लिखूं तो हमने देखा था कि जब कोई वायु ऊपर जाती है तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता जाता है, तापमान में कमी आती जाती है। जैसे जैसे तापमान में कमी आती जाती है उसी के सापेक्ष में रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती जाती है। ये सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ करके 100% हो जाती है। जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता 100% हुई हम कहेंगे एयर सैचुरेटेड हो गई, यानी वायु संतृप्त हो गई। जैसे ही कोई वायु संतृप्त होगी उसके बाद एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा कंडेंसेशन का, यानी संघनन का। और संघनन जैसे ही होगा तो हम कहेंगे बादल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, क्लाउड फॉर्मिंग शुरू हो गई। और यही बादल वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं, तो इसी को हम रेनफॉल कहते हैं। तो बेसिकली ये हमने पिछली वीडियो में समझा था रेनफॉल का प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने कहा कि कन्वेक्शनल रेनफॉल का सीधा संबंध अधिक तापमान से है। जिस जगह पर अधिक तापमान होगा वहां की वायु गर्म होने के चलते हल्की हो जाएगी और हल्की होकर वायु का आरोहण होगा। आरोहित आर्द्र वायु जब ऊपर जाएगी तो तापमान कम होता जाएगा, क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब में कमी आ रही है। तापमान जैसे जैसे कम होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने के बाद एक सिचुएशन पे वायु संतृप्त हो जाएगी और जब वायु संतृप्त हो जाएगी तो कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और यही कंडेंसेशन बादल की फॉर्म में और एट लास्ट आपको वर्षा के रूप में जमीन पर दिखाई देगा। तो ये हो जाएगी हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब ये तो बात हुई कन्वेक्शनल रेनफॉल की। कन्वेक्शन रेनफॉल का तापमान से किस प्रकार संबंध है। अब अगर हम देखें, अगर हम विश्व के मानचित्र पर या अगर हम ग्लोब पर समझें कि किस जगह पर तापमान अधिक रहता है, तो हमें पता है कि 0 डिग्री, जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, वहां पर लगभग साल भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जिसकी वजह से उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो पूरी पृथ्वी पर 0 डिग्री यानी इक्वेटोरियल रीजन का
इस इक्वेटोरियल रीजन का जो 10 डिग्री ऊपर होता है और 10 डिग्री नीचे होता है इक्वेटर के, वहां का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। अगर यहाँ का तापमान ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यहाँ संभावना है कि यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। और क्योंकि हमें पता है कि यहाँ का टेम्परेचर साल भर ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत चमकती हैं। इस इक्वेटोरियल रीजन में, इस विषुवत-रेखीय प्रदेश में साल भर सूरज की किरणें लंबवत चमकने के चलते यहाँ पर तापमान अधिक होता है, तो यहाँ पर साल भर संभावना रहेगी कि यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल हो, और होती भी है। परंतु हमें पता है कि दो सिचुएशन ऐसी हैं, एक 23 सितंबर की और एक 21 मार्च की। इन दो सिचुएशंस में या इन दो डेट में सूरज यहां पर कंप्लीटली लंबवत होता है। साल भर तो लगभग लंबवत होता है, अप्रोक्स लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, परंतु 23 सितंबर को और 21 मार्च को सूरज यहां पर कंप्लीटली लंबवत चमकता है, यानी परपेंडिकुलर चमकता है। उस सिचुएशन को हम इक्विनॉक्स कहते हैं ज्योग्राफी में, उसी को विषुव कहा जाता है। तो विषुव की सिचुएशन में जाहिर सी बात है, जब वहां पे कंप्लीटली परपेंडिकुलर है तो तापमान बाकी किसी भी मंथ के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो इन दो डेट्स को या इन दो मंथ्स में विषुव के समय, इक्विनॉक्स के टाइम पर यहाँ का टेम्परेचर बाकी दिनों के टेम्परेचर की तुलना में ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल भी ज्यादा होगी। तो हम समराइज करते हुए कह सकते हैं कि विषुवत-रेखीय प्रदेश में साल भर संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, परंतु विषुव के समय या इक्विनॉक्स के टाइम पर कन्वेक्शनल रेनफॉल ज्यादा होता है। तो ये बात हुई किसकी? कन्वेक्शनल रेनफॉल की। तो हमने समझा कि विषुव के समय संवहनीय वर्षा विषुवत-रेखीय प्रदेश में ज्यादा होती है। इसके साथ साथ अब दूसरा पॉइंट देखिए, हमें पता है कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की बात हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध की बात हो, आप जैसे जैसे इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाना शुरू करते हो, तापमान में कमी आनी शुरू होती है। तो जैसे जैसे तापमान में कमी आएगी तो ऐसे ऐसे रेनफॉल में भी कमी आएगी। कौन से रेनफॉल में? कन्वेक्शनल रेनफॉल में। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे संवहनीय वर्षा में कमी देखने को मिलेगी। एक दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप समझिए कि जैसे आप किसी कोस्टल रीजन से, जैसे ही किसी तटीय प्रदेश से आप स्थलीय प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, आपको पता है कि जल की विशिष्ट आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ के तापमान को बैलेंस करके रखता है। और जैसे जैसे आप तट से दूर जाते जाएंगे तो महाद्वीपीयता का प्रभाव लगता जाएगा। ये महाद्वीपीयता का प्रभाव, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या है? कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का सीधा सा मतलब होता है कि कॉन्टिनेंट का इफेक्ट होना, जल का प्रभाव जहां पर ना हो वहां पे सिर्फ स्थल का प्रभाव हो। और स्थल का प्रभाव ये होता है कि स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसी प्रभाव को हम महाद्वीपीयता का प्रभाव कहते हैं। तो जैसे जैसे आप तट से स्थल की तरफ अंदर जाते जाएंगे तो यहाँ पर गर्मियों के तापमान में तापमान बढ़ जाएगा, गर्मियों के दिनों में तापमान बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि तापमान का सीधा संबंध, अधिक तापमान का सीधा संबंध किससे है? संवहनीय वर्षा से है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप तट से दूर स्थल की तरफ जाएंगे, संवहनीय वर्षा के होने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि चलिए हमने ये तो समझ लिया कि कन्वेक्शनल रेनफॉल विषुवत-रेखीय प्रदेश में साल भर होती है, विषुव के समय ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ यानी पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो संवहनीय वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। तीसरा पॉइंट हमने समझा कि जैसे जैसे आप तटीय प्रदेश से स्थलीय प्रदेश की तरफ जाते हैं, संवहनीय वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, नोट घटती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां पे महाद्वीप का प्रभाव शुरू हो जाता है और महाद्वीप गर्मी में गर्म हो जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा अन्य अक्षांशीय प्रदेशों में जब गर्मी होगी, गर्मी का सीधा संबंध सूरज से है, यानी कि जब उस गोलार्ध में, अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है, मई जून का महीना है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे गर्मी होगी, यानी सूरज यहीं आसपास कहीं पे होगा, कर्क रेखा के आसपास। तो अन्य अक्षांशीय प्रदेशों में संवहनीय वर्षा कब होती है? गर्मियों के दिन में। तो ये 3 से 4 तरीके देखें। अब इसी को अगर हम विश्व के मानचित्र पर देखें तो जहां जहां से 0 डिग्री लाइन गुजरती है, विषुवत-रेखीय प्रदेश जहां जहां पे पाया जाता है, चाहे वो अमेज़न के जंगल हो, ब्राजील का एरिया हो, गिनी की खाड़ी हो, घाना का प्रदेश हो, चाहे वो इंडोनेशिया का, मलेशिया का एरिया हो, इन सभी जगहों पर संवहनीय वर्षा होती है और साल भर बारिश होती है। दोपहर तक टेम्परेचर बढ़ता है, 3 से 4 बजे के आसपास रोज मूसलाधार बारिश होती है। तो यहाँ पर आर्द्रता भी खूब रहेगी और जो वर्षा का प्रकार होगा वो संवहनीय वर्षा होगी। चलिए अब हम इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं।
वर्षा का दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये भी, इसके भी होने की प्रक्रिया वही है जो कि सामान्य वर्षा के होने की प्रक्रिया है, बस अंतर क्या है, प्रकार अलग है। प्रकार कैसे अलग है, देखिए, अगर किसी जगह पर इस तरीके की सिचुएशन हो कि यहां पर जल है और इसी से लगा हुआ यहां पर ये पर्वतीय क्षेत्र है, ओरोग्राफिक रीजन है, टोपोग्राफी है, तो जैसे यहां से इस तरीके से हवाएं चलेगी तो हवाएं सीधे इस पर्वत में प्रवेश तो नहीं कर जाएंगी, इसमें तो एंट्री नहीं ले लेंगी, तो क्या करेंगी, इसी की टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगी। इसी के साथ साथ हवाएं ऊपर की तरफ अपवर्ड होना शुरू हो जाएंगी, और जैसे जैसे ये आर्द्र हवाएं, क्योंकि यहाँ पर जल से ये अपने साथ ह्यूमिडिटी लेकर के आई थी, तो जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर बढ़ती चलेंगी तो आप देखेंगे जैसे जैसे वायु का आरोहण होगा। आरोहण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत है तो ऊंचाई है, और पर्वत के स्थल के स्वरूप ये क्या करती जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी वायु, तापमान धीरे धीरे क्या होता जाएगा, तापमान में कमी आती जाएगी। जैसे जैसे तापमान में कमी आती जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक पॉइंट पर बढ़ करके 100% हो जाएगी। और जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुई, जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता 100% हुई, वायु संतृप्त हो जाएगी। जैसे ही वायु संतृप्त हुई, कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू होते ही आपको वर्षा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई वायु का आरोहण इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां पर तापमान ज्यादा है तो कन्वेक्शनल फॉर्म में हवा ऊपर जा रही है, बल्कि यहाँ पे इस स्थल की आकृति ने उसको इस तरीके से मूव कर दिया कि वो ऊपर बढ़ती चलेगी, और जैसे हवा ऊपर जाएगी आर्द्र वायु, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि टोपोग्राफी के चलते यहाँ पर हवा ठंडी हुई और बारिश की सिचुएशंस बन गई। ठीक, अब जैसे जैसे ये हवा जाएगी, बढ़ते बारिश हो जाएगी, तो इस वायु की, अब हो सकता है कोई पर्वत काफी ऊंचा हो, पर आर्द्र वायु की अपनी एक सीमा है, एक लिमिट है, ह्यूमिडिटी, एक वायु कितनी ह्यूमिडिटी को एक्वायर कर सकती है उसकी अपनी एक सीमा है। तो जैसे जैसे वायु ऊपर बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि इसमें ह्यूमिडिटी की कमी होती जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ऊपर के क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। क्यों वर्षा नहीं होगी, क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर तो कम हो रहा है, पर क्या नहीं है वायु में, आर्द्रता नहीं है। आर्द्रता की कमी के चलते वहां पर आपको वर्षा की विलोमता देखने को मिलेगी, वहां पर इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल हो जाएगा। इसी को हम वर्षा की विलोमता कहते हैं। तो अगर मैं इसको एक सेंटेंस में समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, पर एक खास ऊंचाई के बाद, तापमान के घटने के बाद भी वर्षा की मात्रा में कमी आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वर्षा की विलोमता। ठीक है, अब यही शुष्क वायु इधर की तरफ इसी टोपोग्राफी का, इसी स्थलाकृति का पालन करते हुए नीचे उतरेगी, इसी को फॉलो करते हुए नीचे उतरेगी। हमें पता है कि जैसे जैसे कोई पार्सल ऊपर से नीचे आता है तो उस पर वायुमंडलीय दाब क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और वायुमंडलीय दाब के बढ़ने के चलते हम देखेंगे कि उसके आयतन में कमी होने के चलते तापमान बढ़ने लगता है। बिल्कुल इस प्रोसेस का उल्टा है। जैसे यहाँ पर ऊपर जाने पर तापमान कम हुआ था, यहाँ पर नीचे आने पर तापमान बढ़ता जाएगा। तो नीचे जैसे जैसे वायु आती जाएगी तापमान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता घटती जाएगी, और सापेक्षिक आर्द्रता जब घटती जाएगी 100% तो हो नहीं सकती, जब होगी नहीं तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं कि जो पवन की दिशा से संबंधित है, जिधर से पवन आ रही थी, यानी जो साइड विंडवर्ड है, उस विंडवर्ड साइड में बारिश खूब होगी, और जो इसको कहते हैं लीवर्ड, जो स्थल की तरफ है क्षेत्र, लीवर्ड एरिया में आपको बारिश नहीं देखने को मिलेगी, और इसी एरिया को हम कहते हैं रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया, इसी को हम वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र। यहां पर बहुत कम बारिश होगी। तो हमने क्या देखा कि पर्वतीय वर्षा, पर्वत का पालन करते हुए वायु ऊपर गई और जाते हुए उसमें इस साइड में बारिश हो जाएगी, और इस तरफ आपको सूखा देखने को मिलेगा। अगर आप इसे एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हैं तो आप याद करिए, भारत का पश्चिमी घाट,
भारत का पश्चिमी घाट, आपको पता है कि भारत में जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हम एक नेक्स्ट वीडियो मानसून पर भी बनाएंगे, हवाओं के प्रकार पर भी बनाएंगे, पर अभी आप इसको एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि भारत में जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होते हैं। किसी भी हवा को जो दिशा का नाम दिया जाता है वो उधर से दिया जाता है जिधर से हवा चलती है। तो इसकी दिशा जो है साउथ वेस्ट है, तो इसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। और जब ये हवाएं आती हैं तो अरब सागर की शाखा यहाँ पर पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से टकराती है और टकराने के बाद सेम प्रोसेस होता है और यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का ये वाला हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, इस हिस्से में खूब बारिश होती है और यहाँ पर आपको वनस्पति में अधिकता देखने को मिलती है, सदाबहार वन मिलते हैं और भारत का एक ये तप्त स्थल भी है, हॉटस्पॉट भी है। जबकि इसके इस साइड यहाँ वाले रीजन में आपको वृष्टि छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। इसी के साथ आप देखते होंगे कि भारत में क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, यानी कि मेघालय के पठार पर गारो खासी जयंती में यहाँ भी पर्वतीय वर्षा होती है और पर्वतीय वर्षा होने का सीधा सा प्रोसेस ये है। तो यानी विश्व में जहां कहीं भी पर्वतीय वर्षा आपको देखने को मिलेगी उसका सीधा संबंध इसी प्रोसेस से है। पर्वतीय वर्षा में हमने देखा कि पर्वतीय वर्षा का सीधा संबंध आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट से है, पश्चिमी घाट के साथ मेघालय के पठार से है। और इसी के एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में राजस्थान, दिल्ली से लेकर के गुजरात के रीजन तक जो अरावली पर्वत पाया जाता है, अरावली पर्वत की अगर आप दिशा देखेंगे भारत में तो अरावली पर्वत की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के समानांतर हो जाती है। उसी की इस अवस्थिति के कारण, उसके समानांतर होने के कारण, अरावली पर्वत इस तरीके से समानांतर अवस्थित है तो वहां पर वायु का कोई आरोहण नहीं होता है और क्योंकि वायु इससे किसी परपेंडिकुलर दिशा में टकराती नहीं है तो वायु का आरोहण नहीं होता है और आपको राजस्थान में थार का मरुस्थल देखने को मिलता है। सोचिए अगर अरावली कहीं ऐसे होता तो सिचुएशंस कुछ और रहती, पर अरावली इसके समानांतर होने के चलते यहाँ पर पर्वतीय वर्षा की संभावनाएं प्रतिकूल हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। दूसरा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो भारत में होने वाली कुल वर्षा का 75% होता है और ये जो 75% मानसूनी वर्षा है इसका लगभग 90%, 85 से 90% एरिया जो हिस्सा है वो पर्वतीय वर्षा के रूप में यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल के रूप में होता है। तो चलिए अब हम वर्षा के तीसरे प्रकार पे बात करते हैं। वर्षा का तीसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं वातावरीय वर्षा या फिर साइक्लोनिक यानी चक्रवातीय वर्षा। ये वर्षा का तीसरा प्रकार है। वर्षा के इस तीसरे प्रकार का संबंध वातावरण से है। अब आप पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए कि वातावरण क्या होता है। वातावरण का सीधा संबंध उससे है जहां पर दो विपरीत स्वभाव की, दो अलग अलग टेम्परेचर की हवाएं आपस में आकर मिलती हैं तो वहां पर वो हवाएं आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाती हैं तो उनके बीच में एक एरिया बन जाता है। उस एरिया को ही हम फ्रंट के नाम से जानते हैं, वातावरण के नाम से जानते हैं। जहां कहीं भी पूरे की पूरे अर्थ पर जहां कहीं भी दो विपरीत स्वभाव की हवाएं आपस में मिलेंगी वहां पे वातावरण का निर्माण होगा। तो अब कहां पे ऐसा वातावरण बनेगा हम समझ सकते हैं कि ये हमारा पूरा अर्थ का एक स्ट्रक्चर है। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे इक्वेटर है, टेम्परेचर खूब रहता है। ये 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री पर हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है। 60 डिग्री है, यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। और हमें पता है कि 90 डिग्री के आसपास हमारा उच्च वायुदाब होता है क्योंकि तापमान वहां पे बहुत कम होता है। तो हमें पता है कि हवाओं के चलने का एक ही तरीका है कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट होता है। तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ और इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। उधर से चलने वाली हवाओं को पोलर विंड्स कहते हैं, ध्रुवीय पवन कहते हैं, जो टेम्परेचर में ठंडी होंगी क्योंकि पोल्स की साइड से चल रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट से चल रही है वो हवाएं कंपैरेटिवली गर्म होंगी जिनको हम वेस्टर्लीज या पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि 60 to 65 के आसपास के एरिया में यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर की, इधर से कूल एयर आ रही है और इधर से वार्म एयर आ रही है, यहाँ पे मिली तो हम समझ गए कि यहाँ पे एक फ्रंटोजेनेसिस होगा, एक
फ्रंट की उत्पत्ति होगी। यहाँ पे एक वाताग्र बनेगा और जहां कहीं पे वाताग्र बनेगा वहीं पे वाताग्र से संबंधित वर्षा के होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो वाताग्र में वर्षा बेसिकली कैसे होगी, देखिए हमें पता है कि ऊपर से आने वाली वायु जो ऊपर से आ रही है वो ठंडी है और जो पछुआ पवन के रूप में नीचे से जा रही है 30 डिग्री से जो जा रही है वो वायु गर्म है। और एक बात हम समझते हैं कि जब ये दोनों मिलेंगी तो इनमें यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट बन जाएगा। फ्रंट का निर्माण हो गया। एक हमें हवाओं के नेचर का पता है, हवाओं का एक नेचर होता है कि जो हवा गर्म है वो हवा हल्की है। हम बार बार कह रहे हैं इस बात को कि हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है और उसकी अपराइजिंग शुरू हो जाती है, यानी गर्म हवा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा भारी होने के चलते नीचे बैठती है। ये उनकी अपनी टेंडेंसी होती है। तो गर्म हवा की टेंडेंसी है कि वो हल्की होकर ऊपर जाएगी और ठंडी हवा की टेंडेंसी है कि वो भारी होकर नीचे बैठेगी। तो जब ये दोनों हवाएं आपस में यहाँ पे आके मिली, फ्रंट बनाया, तो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकती। तो ये गर्म हवा जो कि पछुआ पवन के रूप में है, ये हवा ऊपर जाएगी, गर्म हवा का आरोहण होगा और ठंडी हवा नीचे बैठ जाएगी। तो नीचे ठंडा ऊपर गर्म बन जाएगा। अब ये जो गर्म हवा ऊपर गई, ये पछुआ पवन जो कि गर्म थी, तो जब गर्म थी तो इसकी ह्यूमिडिटी को एक्वायर करने की कैपेसिटी भी ज्यादा थी, तो ये अपने साथ कुछ आर्द्रता लाई होगी। तो जब इस आर्द्र वायु का आरोहण होगा, इस ह्यूमिड एयर का जब अपराइजिंग होगी तो हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाते जाते उसके तापमान में कमी आएगी, कमी आने के चलते रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ करके एक पॉइंट पर 100% हो जाएगी, वायु संतृप्त हो जाएगी। और जैसे ही वायु संतृप्त होगी हमें पता है कंडेंसेशन हो जाएगा और कंडेंसेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और उसके बाद रेनफॉल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो देखिए बारिश होने का प्रोसेस तो यही है कि हवा ऊपर जाए, ठंडी हो और बात सब वही बने। पर ये हवा ऊपर कैसे जा रही है, तीनों सिचुएशंस में अलग है। संवहनीय वर्षा में इसलिए ऊपर गई थी क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि हवाएं कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर चली गई थी। पर्वतीय वर्षा में हवाएं, क्योंकि उसका स्थलाकृति ऐसी थी कि हवाएं उसको फॉलो करते हुए उसकी स्थलाकृति को ऊपर पहुंच गई थी। और वातावरण में क्योंकि दो हवाएं मिल रही हैं, ठंडी हवा ऊपर जाएगी और गर्म हवा नीचे आएगी और नीचे से ये जो ठंडी हवा है ये इसको ऊपर धकेलेगी और ये हवा ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर पहुंचने के बाद कंडेंसेशन होगा और बारिश के लिए उपयुक्त कंडीशंस बन जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रंटल रेनफॉल होगी। कहाँ पे, दोनों गोलार्धों में सेम, यहाँ पे होगा और सेम यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो पोलर विंड है और ये जो वेस्टर्लीज है, ध्रुवीय पवन और जो हमारी पछुआ पवन है, ये परमानेंट विंड है, यानी ये साल भर चलने वाले विंड है। इनकी दिशा हमेशा यही रहती है और इनका संचार साल भर होता रहता है। जब ये साल भर चलती रहती होंगी तो जाहिर सी बात है साल भर मिलती रहती होंगी, साल भर मिलती रहती होंगी तो फ्रंट बनता रहता होगा, तो साल भर बारिश भी होती है। तो सही बात है, वाताग्रीय वर्षा और संवहनीय वर्षा ये साल भर होने वाली वर्षाएं हैं। दूसरी बात, जैसे हमने संवहनीय वर्षा में देखा था कि इक्विनॉक्स के टाइम पे ज्यादा होता है, तो हम अब समझते हैं कि इस वाताग्रीय वर्षा यानी इस फ्रंटल रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वो कब ज्यादा होती है। इसकी इंटेंसिटी को आप समझ सकते हैं। हमें पता है कि शीत ऋतु में हमारा जो वाताग्र है वो मजबूती के साथ बनता है। शीत ऋतु में हम अगली क्लास में समझेंगे कि कैसे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है। प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होकर शीत ऋतु में थोड़ा सा नीचे आ जाती है तो ये एरिया और ठंडा हो जाता है और ये पछुआ पवन थोड़ी सी और नीचे से चलने लगती है। नीचे से चलने का मतलब है कि ये और थोड़ा सा इक्वेटर के पास से चलने लगती है, तो इनकी जो गर्माहट है वो और ज्यादा हो जाती है, यानी इनका टेम्परेचर और ज्यादा हो जाते हैं और वो हवाएं और ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो जब हवाएं और ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्म हवाएं आपस में मिलेंगी तो बड़ी स्ट्रांगली फ्रंट बनेगा और जब स्ट्रांगली फ्रंट बनेगा तो जाहिर सी बात है वाताग्रीय वर्षा भी बहुत ज्यादा और बहुत मजबूती के साथ होगी, यानी वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। आप इस फ्रंटल रेनफॉल को अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं, पर इसका सबसे सटीक एग्जांपल है ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। वहां पर साल भर बारिश होती है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो जितना भी यूरोप का एरिया है और उस यूरोप के एरिया में भी वेस्टवर्ड वाला हिस्सा वो पूरा का पूरा इस वाताग्रीय वर्षा से संबंधित है। वहां पर साल भर बारिश होती है और साल भर बारिश होने के चलते वहां पर आपको अलग तरीके का वेजिटेशन, वहां का क्लाइमेट और वहां की सॉइल्स आपको अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है।
तो हमने वर्षा के तीनों प्रकारों को बारी बारी से समझ लिया। संवहनीय वर्षा कैसे होती है और कहाँ पर हो सकती है, पर्वतीय वर्षा के लिए क्या क्या चीज़ों का होना जरूरी है, पर्वतीय वर्षा हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, और साथ ही हमने समझा कि वातावरीय वर्षा किन अक्षांशों पर देखने को मिलती है और किन महीनों में ज़्यादा रहती है। अब इन तीनों प्रकारों को जानने के बाद हम देखते हैं कि वर्षा में इन तीनों प्रकारों का वितरण पूरे विश्व में किस प्रकार देखने को मिलता है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर मंडलीय वितरण वर्षा का किस प्रकार है। तो वर्षा के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि 0 डिग्री, अब हमने उस पूरे के पूरे डायग्राम को इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टली बना दिया है। अब उसे आप समझिए, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, यहाँ पर तापमान साल भर ज्यादा रहता है, तो जाहिर सी बात है अधिक तापमान का संबंध संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल से है। तो हमें पता है कि इस इक्वेटोरियल जोन में संवहनीय वर्षा होगी। ठीक है, संवहनीय वर्षा होगी, वो संवहनीय वर्षा भी विषुव के समय यानी इक्विनॉक्स के टाइम पर ज्यादा होगी, यानी वो आपको सितंबर और मार्च के महीने में ज्यादा देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर हम उत्तरी गोलार्ध में चलें तो हमें पता है कि 30 डिग्री के आसपास हमारा हाई प्रेशर होता है, यानी हवाएं वहां पर ऊपर से नीचे उतरती हैं। जब भी हवाएं नीचे उतरती हैं तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है सरफेस पर, और वहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है, प्रति चक्रवातीय दशाएं बन जाती है, और जहां कहीं भी प्रति चक्रवातीय दशा बनती है वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो 30 डिग्री के आसपास हमने क्या देखा कि 30 डिग्री के आसपास हवाएं नीचे उतर रही हैं, नीचे उतरने के चलते हाई प्रेशर बना, तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, बारिश नहीं होगी। इसलिए आप अगर विश्व के मानचित्र पर देखें तो आप पाएंगे कि जितने भी मरुस्थल हैं उसका 90 to 95% कंसंट्रेशन आपको 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच ही देखने को मिलता है। हाँ, उनकी उपस्थिति महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में भी है, इसके बारे में हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। पर अभी हम, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डेजर्ट का, मरुस्थल का सीधा संबंध है पानी के अभाव से, स्केर्सिटी ऑफ वाटर से, ना कि तापमान के ज्यादा होने से। क्योंकि आप विश्व में जगह जगह पर आपने देखा होगा कि शीत मरुस्थल भी हैं, कोल्ड डेजर्ट भी हैं। तो डेजर्ट का मतलब तापमान से नहीं है, डेजर्ट का सीधा संबंध है जल के अभाव से। तो जब हम देख रहे हैं कि 30 डिग्री के आसपास यानी इस हाई प्रेशर की बेल्ट में बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पर मरुस्थल के बनने की संभावनाएं भी होंगी। इसलिए यूपीएससी ने एक बारी सवाल पूछ लिया था 2020 के आसपास के, बताइए कि अधिकांश मरुस्थल आपको 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही क्यों देखने को मिलते हैं। उसमें से एक कारण को आज हमने जान लिया है कि यहाँ पर प्रति चक्रवातीय स्थिति रहती है, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा की प्रतिकूल दशा के चलते सूखा रहेगा और डेजर्ट के लिए, डेजर्टिफिकेशन के लिए कंडीशंस बन जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 से 65 डिग्री के आसपास हम देखते हैं कि यहाँ पर हवाओं का आरोहण होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, यहाँ पर दोनों तरफ से आने वाली हवाएं आपस में मिलती हैं। इधर से जाने वाली ठंडी हवा ध्रुवीय पवन और उधर से आने वाली गर्म हवा यानी पछुआ पवन यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर वाताग्री यानी जो हमारी वर्षा का तीसरा प्रकार था उसके लिए उपयुक्त कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वाताग्री वर्षा देखने को मिलेगी। हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का महीना है लगभग दिसंबर के आसपास, क्योंकि हमें पता है कि 22 दिसंबर के आसपास सूरज जो है मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम पे शीत ऋतु का समय रहता है। तो शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में तो दिसंबर के महीने में 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास वाताग्री वर्षा अधिक मात्रा में होगी। तो दूसरी बेल्ट है जो वाताग्री वर्षा के नाम से जानी जाती है, और इसको सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे होती है और उसके नंबर पर यहाँ पर होती है सेकंड नंबर पर। अब हम 90 डिग्री के आसपास बढ़े तो हमें पता है ठंडा होने के चलते वायु ठंडी होती है, वायु का अवरोहण होता है, वायु नीचे उतरती है और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और फिर से वही कंडीशन, जहां हाई प्रेशर होगा वहां वर्षा के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब हम इसी को दक्षिणी गोलार्ध में इसलिए क्योंकि ये वाला पेज यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखें तो हम 30 डिग्री साउथ पर फिर वही हाई प्रेशर की बेल्ट देखते हैं, वही हाई प्रेशर की बेल्ट है, वही अटाकामा का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा इसी बेल्ट में। 20 से 30 डिग्री के आसपास हवाओं नीचे उतरेगी, वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थल देखने को मिलेगा। सेम जैसे
उत्तरी गोलार्ध में आपको सहारा का थार का डेजर्ट देखने को मिला है, अरब का मरुस्थल देखने को मिला है। इसी प्रकार आपको नीचे भी मरुस्थल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की प्रतिकूल दशाएं हैं, एडवर्स कंडीशन है। 60 डिग्री के आसपास फिर से वही दोनों गोलार्धों से, दोनों तरफ से आने वाली, ध्रुवों से आने वाली और इधर इक्वेटर की तरफ से 30 डिग्री का हाई प्रेशर से जाने वाली हवाएं यहाँ पर आपस में कोलाइड करेंगी। तो इधर से पछुआ पवन और उधर से ध्रुवीय पवन आएंगी, तो यहाँ पर वाताग्र बनेगा और यहाँ पर वाताग्री वर्षा के लिए उपयुक्त कंडीशन बन जाएगी। इस वाताग्री वर्षा की तीव्रता जो है जून में ज्यादा होगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जून में शीत ऋतु का समय रहेगा और हमें पता है कि शीत ऋतु में वाताग्र ज्यादा मजबूती के साथ बनता है। तो यहाँ पर जून में ज्यादा बारिश होगी, वैसे तो साल भर होगी। और हम यहाँ देखते हैं फिर से 90 डिग्री साउथ पर हाई प्रेशर की बेल्ट क्रिएट हो जाएगी और जैसे ही हाई प्रेशर बनेगा वर्षा के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, वर्षा के कितने प्रकार हैं, वर्षा के किस प्रकार के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं, और हमने उन तीनों प्रकारों को पूरे के पूरे विश्व के मानचित्र पर समझ लिया कि कौन सी वर्षा कहां पर होगी और किस समय में वर्षा की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो आई होप आपको ये प्रकारों का सेगमेंट समझ में आया होगा। ये हमने वर्षा के प्रकार और उससे पहले वाली वीडियो में वर्षा का प्रोसेस समझा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।